Hello everyone, hope you all are fine. So in today's lecture, we are going to start a very new topic of class 9th biology. Class 9th के biology का ये पहला chapter है which is cell. ठीक है, the name of the chapter is the fundamental unit of life which is cell. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? Cell के बारे में पढ़ने वाले हैं. Fine. So guys, here you can see, here we are having beautiful diagrams. Fine. This is the, ये जो है आपके body है, ह्यूमन बॉडी. वी आर हैविंग द ह्यूमन बॉडी और ये ह्यूमन बॉडी में वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे ब्रेन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम ब्रेन सेल बोलते हैं. ठीक है, या ब्रेन सेल या फिर इसके एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल और न्यूरॉन. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमारे लिवर में एक अलग स्पेशल तरीके का सेल होता है जिसको हम लिवर सेल बोलते हैं, या फिर हम इसको हिपैटोसाइट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? हिपैटोसाइट. ठीक है, इसके अलावा हमारे हाथों पैरों में एक स्पेशल तरीके का सेल होता है जिसको हम मसल सेल बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट, हमारे ब्लड वेसल्स में भी स्पेशल तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है ना? ओके, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है. उसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में भी एक स्पेशल तरीके का सेल होता है जिसको हम एपिथेलियल सेल बोलते हैं. बेसिकली स्क्वैमस एपिथेलियल सेल बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ऑल्दो इस चैप्टर में हमें इन सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली स्पेसिफिक सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली पाए जाते हैं. फाइन. तो इस स्पेसिफिक चैप्टर में हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है. लेकिन अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ आएगी कि एक्चुअली हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल्स तो होते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो सारे सेल्स हैं वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक साथ रहते हैं उसके बारे में भी वी विल डिस्कस. ठीक है, इसके अलावा देखिए इस स्पेसिफिक स्लाइड में हमारे पास कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स हैं. ठीक है, अगर आप इस स्पेसिफिक स्लाइड में देखेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं. जैसे देखिए, ये आपका रेड ब्लड सेल है आरबीसी, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी. ठीक, इसके अलावा ये आपका फैट सेल है. फाइन, फैट सेल. इसके अलावा ये जो है ये एग है, फीमेल एग, ओवम, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये आपका स्पर्म सेल है. दिस इज द स्पर्म सेल, जो कि मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, दैट स्पेसिफिक स्पर्म सेल. ये जो सेल आपको दिख रहा है ये आपका न्यूरॉन है जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं. ठीक है ना? ओके, ये आपका एपिथेलियल सेल है, स्पेशल तरीके का एपिथेलियल सेल है जिसको हम सीलिएटेड एपिथेलियल बोलते हैं. ओके, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसका है? ये हमारे मसल सेल का है. कौन सा सेल है ये? दिस इज मसल सेल. तो आपको ये स्पेसिफिक स्लाइड देख के इतनी बातें समझ आ रही होगी कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के सेल होते हैं. ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं. इसके अलावा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सेल जरूरी नहीं है कि एक ही शेप और साइज के हों. सेल अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सेल ओवल शेप का भी है, सर्कुलर शेप का भी है, और ब्रांचेस शेप का भी है, लॉन्ग भी है, ट्यूबुलर भी है, टेपरिंग भी है. अलग अलग शेप के सेल्स जो हैं वो होते हैं. अब चूंकि सेल, वी नो कि सेल जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं, तो क्या सेल अलग अलग साइज के भी होते हैं या सबका साइज एक जैसा होता है? तो ऐसा नहीं है. सेल अलग अलग शेप के होने के अलावा अलग अलग साइज के भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल है आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट. ओके, और द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ. द फुल फॉर्म इज प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल. ठीक, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो जो नर्व सेल या न्यूरॉन होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल. ठीक है, तो ये इतनी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. नाउ समझते हैं
कि सेल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे डिस्कवरी हुई, लेट अस अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो सेल है क्या, तो सेल्स जो हैं दिस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है सेल, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो अदर एनिमल्स हो, चाहे वो स्मॉल प्लांट्स हो, चाहे वो बिग प्लांट्स हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज का बना हुआ होता है, वो सेल से बना हुआ होता है। क्यों, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, ऑर्गेनिजम्स का। समझ आ रही है बातें आप लोगों को कि सेल इज व्हाट, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं, सेल से ही बने हुए हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट एनिमल, जितने भी लिविंग चीजें हैं, आप छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े किसी भी एनिमल की बात कर लीजिए, आप डायनासोर की बात कर लीजिए, ठीक है, बिगेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल की बात कर लीजिए विच इज द बिगेस्ट मैमल। तो स्मॉलेस्ट से लेके बिगेस्ट एनिमल तक, लार्जेस्ट एनिमल तक, या प्लांट की बात कीजिए, वो सब के सब किससे बने होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। वो सब के सब बने हुए होते हैं सेल के, ठीक है। ओके, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो सेल के बारे में यहाँ दी हुई हैं, वो हम समझ लेते हैं। अब ये समझने के पहले आप एक और चीज समझिए कि सारे के सारे लिविंग आखिर सेल से कैसे बने हुए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से कैसे बने हैं। देखिए, सेल जो है, बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टिश्यू। दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म टिश्यू, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा होकर दे फॉर्म ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ इकट्ठे होकर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। एंड जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक साथ एक्लिमेटाइज होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके गाइस, अंडरस्टूड, फाइन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत हुई है सेल से, और क्या बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और फाइनली ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। ओके, फाइन, अंडरस्टूड, बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को। तो ये आई एम सॉरी, आई मस्ट नॉट वाइप दैट वन, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किस चीज की, कि हमारे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, वो आखिर सेल से कैसे बने हुए हैं। ओके, नाउ अब हम ये बात देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, आखिर किसने सेल को डिस्कवर किया। देयर मस्ट बी समवन, सम साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया होगा। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल डिस्कवर किया गया था 6065 में। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 6065। किसने डिस्कवर किया था, अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक। एक जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। द साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 6065। कैसे डिस्कवर किया था, इन्होंने कॉक सेल को ऑब्जर्व किया था, कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में। क्या 6065 में माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, जी नहीं, 6065 में माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। तो कैसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉक सेल को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने कॉक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, कॉक सेल मतलब कि आपने देखा होगा जो वो होते हैं बॉटल्स, जो शीशे के बॉटल्स होते हैं उसके ऊपर लकड़ी के ढक्कन लगे हुए होते हैं, है ना, उसको हम कॉक बोलते हैं। ओके, तो उसके सेल्स को लेके उसकी एक पतली सी स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उन्हें ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला उन्हें देखने को मिला कि कॉक सेल में क्या प्रेजेंट है। कॉक सेल को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि कॉक सेल बना हुआ है किस चीज का, बहुत ही छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको उन्होंने क्या बोला, जिसको उन्होंने सेल बोला, ठीक है। व्हाट हैपेंस, जब इन्होंने
कॉक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किया तो इन्होंने देखा कि जो कॉक सेल है उसमें छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं और उन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या बोला, सेल बोला कि ये क्या है, ये कुछ और नहीं है बल्कि सेल है। किस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखे तो उनको देखिए, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखे थे। ये है रॉबर्ट हुक द साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, हमारे सेल की डिस्कवरी की थी। कब? 60-65 में। ओके, और इस तरीके का उन्हें छोटा छोटा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है कॉक सेल के अंदर दिखा था जब उसको माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था और बोला था कि ये जो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला था कि ये क्या है, ये सेल्स है। फाइन, चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब सेल की तो डिस्कवरी हो गई, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड कर लिया। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में थोड़ी और पढ़ाई की और पढ़ाई करके एक थ्योरी निकाली जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकली होते हैं और उनको ही हम बोलते हैं सेल थ्योरी। देखिए, द सेल थ्योरी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट। सेल थ्योरी क्या है? बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी में। ठीक है, और उसके अंदर सेल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? पहला पॉइंट है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने होते हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज से बने हैं? वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक सेल से या एक से ज्यादा सेल से। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है, दोज ऑल कम्स अंडर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल हुए तो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक वी ऑल आर multicellular organisms, most of the plants are multicellular organism, है ना? तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वो सेल एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था सेल थ्योरी का? द सेकेंड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज, क्या था भाई दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो किसी से बना है? वो सेल से बना है। और वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए हम सांस लेते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, हम एक्सक्रिएशन करते हैं, हम ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करते हैं। तो वो सारे लाइफ प्रोसेसेस भी कहाँ हो रहे हैं? वो सारे फंक्शंस भी कहाँ हो रहे हैं? सेल के अंदर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सेल है वो बेसिक यूनिट है, वो स्ट्रक्चर तो प्रिपेयर करता ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि सेल से ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो कहाँ होते हैं? वो सारे के सारे फंक्शंस भी सेल के अंदर ही होते हैं। इसीलिए सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं विच इज ऑफ सेल थ्योरी। क्या है थर्ड बात? आई एम सॉरी, नॉट हियर। थर्ड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज कि जितने भी सेल्स हैं वो कहां से अराइज होते हैं? ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे के सारे सेल्स कहां से बने हैं? पहले से प्रेजेंट सेल से ही बने हैं। ठीक है, ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं आपके सेल थ्योरी के अंदर। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सेल थ्योरी में 3 कौन कौन से पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। व्हाट दे आर नोन एज? दे आर नोन एज postulates or points of cell theory. Okay, these all are what? These are the postulates of cell theory. Understood guys? Okay, fine. तो इतनी ही बात है कि सेल थ्योरी के अंदर ये 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है ना? ओके, मूविंग ऑन। ये जो सेल थ्योरी थी ये दी किसने थी? अब जैसे हमारी सेल की डिस्कवरी किसी साइंटिस्ट ने की तो सेल थ्योरी भी तो किसी साइंटिस्ट ने दी होगी ना।
हु डिस्कवर्ड द सेल, हु गिव द सेल थ्योरी। तो देखिए सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। बेसिकली 2 का ही नाम आता है, शेल्डियन एंड श्वान। ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है इनका, मैथिस जैकोब शेल्डियन और थियोडर श्वान। बेसिकली इन 2 का नाम आता है कि इन दोनों ने, शेल्डियन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है सेल थ्योरी को देने का ये 3 साइंटिस्ट को जाता है। इन तीनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान दिया था। ठीक, द नेम ऑफ द थर्ड साइंटिस्ट इज रुडोल्फ विर्चो। दिस 3 साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थ्योरी। ओके, जो आपके शेल्डियन थे ये एक बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिस्ट का मतलब जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। श्वान जो थे वो एक जोलॉजिस्ट थे, जोलॉजिस्ट मीन्स वो एनिमल्स के बारे में ज्यादा पढ़ाई करते थे। और जो रुडोल्फ विर्चो थे वो एक फिजिशियन थे, वो जोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट नहीं थे बल्कि क्या थे, फिजिशियन थे। अब इन तीनों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इन लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था सेल थ्योरी में। देखिए जो शेल्डियन थे, मैथिस शेल्डियन, पहले साइंटिस्ट जो कि क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये कंक्लूड किया था अपनी स्टडीज करके, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो बने होते हैं सेल से। ये बात इन्होंने कब कही थी, 1838 में इन्होंने ये बात कही थी कि सारे के सारे प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। ठीक, इसके बाद जो श्वान है उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स हैं, ही कंक्लूडेड कि एनिमल्स जो हैं ये भी किस चीज से बने हैं, ये भी बने हुए हैं सेल से। और इन्होंने ये बात कब की थी, 1839 में। ठीक, इसके अलावा रुडोल्फ विर्चो द थर्ड साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कंक्लूड किया था, इन्होंने कंक्लूड किया था कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। और इन्होंने ये बात कब कही थी, 1855 में कही थी। ठीक है, कब कही थी इन्होंने ये बात, 1855 में कही थी। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी आती है रुडोल्फ विर्चो के स्टेटमेंट्स को के लिए, उसको हम बोलते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक है ना, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी सेल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं। और ये बात किसने कही थी, रुडोल्फ विर्चो ने ये बात 1855 में कही थी। ठीक, और बाद में इन तीनों के इस स्टेटमेंट को मिला के हमने क्या दिया, हमने दिया अपना सेल थ्योरी, या फिर सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई। और सेल थ्योरी के अंदर ये 3 पॉइंट्स आ गए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहला पॉइंट, सारे के सारे लिविंग थिंग्स बने होते हैं किसके, सेल से। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जो भी नए सेल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सेल थ्योरी इज। आई थिंक दैट विल बी क्लियर कि सेल थ्योरी क्या होती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके फाइन, चलिए देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, किसकी बात करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर की। तो आपके सामने 2 सेल्स दिखाए गए हैं, ये है आपका एनिमल सेल और ये जो है आपका, ये है आपका, नाम तो नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, ये है आपका प्लांट सेल। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लांट सेल and that one is the animal cell. So we are having 2 types of cell, we are having multiple types of cells actually, लेकिन यहाँ बेसिकली हम 2 के बारे में ज्यादा बात करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए डायग्राम, बहुत ही काम का है, आगे भी मैं आपको ये डायग्राम्स दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं, बातें करते हैं। सेल्स आर व्हाट, जस्ट अ मिनट गाइस, oh sorry, yeah, ओके या एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलिए बात करते हैं किसकी, सेल्स की। तो सेल्स को ब्रॉडली क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, सेल्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 तरीके के सेल्स हम बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल्स को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। The first one is prokaryotic cell and the second one is eukaryotic cell. ठीक है, अब बातें करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। Although
आई डू बिलीव कि आपको पहले से पता होगा डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये जो है सेल्स, ये कैसे होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के सिंपल सेल होते हैं। प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, या कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसे तरीके के सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, या वो जो सेल्स होंगे वो किस तरीके होंगे, सिंपल सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं, ओके। जनरली इन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस लैक होता है, या आप बोलिए एब्सेंट होता है। जनरली इस तरीके के सेल्स के अंदर द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक, फाइन। ये जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब सीधी सीधी बात की जाए तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इधर डीएनए हो, आरएनए हो, ठीक है, जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसी भी वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। जनरली सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन इस सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में कहां से प्रेजेंट होगा, तो यही बात तो कही जा रही है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया एंड आर्किया, ये दोनों क्या है, दिस ऑल आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का क्या मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब आपको बताइए न्यूक्लियस। मतलब इस तरीके के सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, वो न्यूक्लियस जो अच्छे तरीके से मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, उस न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये जो सेल्स होते हैं ज्यादा एडवांस है, मोर एडवांस है। एडवांस किसको बोलते हैं, जो समय के साथ चल रहा है, जो रिसेंट सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम एडवांस सेल्स बोलते हैं। तो दे आर मोर एडवांस सेल, और जो एडवांस सेल्स है वो कैसे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे, सिंपल नहीं होंगे, ओके। तो दे आर मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स। इस सेल्स में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कंटेन, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड structures, these all are membrane bound organelle और cell organelles, और ये सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये सारे आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। क्या प्रोकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे की बात, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ठीक। जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, है ना। ये क्या है आपके प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है ना, ओके। तो ये जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं आपके, ये किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। क्यों भाई, आप अच्छे से देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रियोल है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सब कुछ प्रेजेंट है ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको दिख रहे हैं विच इज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो चूंकि इनके अंदर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यहाँ यू कैन सी, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ना, यहाँ भी एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल बोलते हैं। ठीक, ओके। और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी ऑफ कोर्स आपको दिख रहे हैं कि इनके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनेलीज। चलिए आगे की बातें करते हैं। फाइन, तो वो तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था जनरली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। यहाँ है आपका डायग्राम, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डायग्राम। ठीक, ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए, ये एक बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ प्रेजेंट है बिना न्यूक्लियस के ही। तो क्या पूरे पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा हुआ है? नहीं, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं है। साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक जगह पे कंडेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन, जहाँ पे क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ आप देख लीजिए, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको नहीं दिख रहे हैं, नो क्लोरोप्लास्ट, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नथिंग, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। ठीक, इसके अंदर आपको सेल वॉल भी देखने को मिल जाएगा प्रोकैरियोट्स में, किसी किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि सब में हो। इसके अलावा कैप्सूल की लेयर भी देखने को मिल जाएगी, नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब में हो। ठीक है, फ्लैजेला भी देखने को मिलेगा, जो कि एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनकी मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये है आपका एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये एक सेल ऑर्गेनेली है, राइबोसोम, जो कि दोनों में है ना, दोनों में। देखिए, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, ये आपके राइबोसोम्स हैं। और यहाँ भी जो व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये सारे की क्या है, ये सारे के सारे आपके राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि आपको प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। और जब सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ना कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो यूकैरियोट में होंगे। तो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है भाई, इसके ऊपर तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इट्स मेम्ब्रेनलेस, इसीलिए ये क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ऑल्दो डिफरेंस है, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ओके। 70 और 80S क्या है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन क्या है कि यू गाइज आर इन 9th स्टैंडर्ड और हम यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से बातें करेंगे। 11th क्लास का लेक्चर आएगा सेम टॉपिक का, वहाँ आप देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो कि 70 और 80S का क्या मतलब है। ओके, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कि यूकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। हमने डायग्राम से देख लिया कि यूकैरियोट में कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। देखिए, okay guys, fine, let us understand cell structure in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल हैव अ डिटेल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। यूकैरियोट्स का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही डिटेल में होता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं?
उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या देखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। क्या प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं? प्रोकैरियोट में भी होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली यूकैरियोट्स के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो इनके अंदर क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की बाउंड्री डिसाइड करता है ना। मान लीजिए ये हमने ऐसे बना दिया और इसके अंदर मैंने ये एक न्यूक्लियस बना दिया और मैंने क्या कहा कि ये हमारा सेल है। व्हाट आई सेड कि ये हमारा सेल है। तो ये सेल डिफाइन कैसे हुआ? इसकी बाउंड्री कैसे पता चली? इसके पास ये सेल मेम्ब्रेन है, तभी तो हम कह पा रहे हैं ना कि ये हमारा ओवरऑल सेल है। तो सेल की जो बाउंड्री है वो किससे बनती है? वो बनती है हमारे सेल मेम्ब्रेन से। तो बाउंड्री ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाउंड्री जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल की, वो उसको ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। इस सेल के अंदर कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी, ये चीज कौन कंट्रोल करता है? ये चीज कंट्रोल किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, कि सेल में वाटर चाहिए कि नहीं, सेल में ग्लूकोज चाहिए कि नहीं, सेल को और किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो सेल में कौन सी चीज का मूवमेंट सेल के अंदर होगा, कौन सी चीज का मूवमेंट सेल के बाहर होगा, ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय हूम? बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा सेल में न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है भाई? सेल में न्यूक्लियस आप लोगों ने डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया है। सेल में वी आर हैविंग न्यूक्लियस ऑल्सो। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे पास ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन क्या काम करता है? हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में कौन से ऑर्गन को क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, सोचना समझने का सारा काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो सेल में जो ब्रेन का काम करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज व्हाट? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है? वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, या आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए। और ये जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। हमारे सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। पता नहीं मेरे न्यूक्लियस का डायग्राम, यस ये रहा आपका न्यूक्लियस का डायग्राम। देखिए ये क्या है आपका? ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, द आउटर न्यूक्लियस। और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाला, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर वी आर हैविंग न्यूक्लियोलस। और ये जो आपको थ्रेड लाइक सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, ये सब क्या है? ये सब है आपका डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस। ये देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। डिटेल में अभी हम इसको पढ़ेंगे, अभी शायद आपको ये बात उतनी समझ ना आए, बट पढ़ेंगे अभी थोड़े समय में। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। मान लीजिए मैंने अगर एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया तो मैं क्या करूंगी? मैं इसके अंदर न्यूक्लियस बनाऊंगी। ये रहा हमारा सेल का न्यूक्लियस, इसके अंदर ये रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये रहा न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा जो सेल है, इस सेल के अंदर कुछ फ्लूइड्स भी तो भरे होंगे ना भाई। ये जो सेल के अंदर फ्लूइड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, अंडरस्टूड गाइस? तो व्हाट इट इज? साइटोप्लाज्म इज व्हाट? साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली के जैसा कुछ चीज प्रेजेंट होता है, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके बारे में वी विल डिस्कस। या अगर आप ये डायग्राम देखना चाहें तो देखिए, ये क्या है, ये हमारा सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और ये देखिए ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये पूरा रीजन। और इसके अंदर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इनसाइड इट। सिमिलरली अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, कहीं पे इन्होंने चलिए कोई बात नहीं है, ये जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ही आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट है। तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है सेल उसमें ही प्रेजेंट होते हैं, उसमें ही सस्पेंडेड होते हैं। ओके फाइन, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं उन सारे ऑर्गन्स की, उन सारे स्ट्रक्चर्स की जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, उन स्ट्रक्चर्स को हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या फिर हम उनको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेली, ऐसे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो पहला स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल का पावर हाउस। पावर हाउस जानते हैं आप लोग, पावर हाउस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, घर घर में सप्लाई किया जाता है। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो सारा कहाँ होता है, इस पावर हाउस में होता है। और इस पावर हाउस को हम क्या बोलते हैं, इस पावर हाउस को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारा एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। और जो भी एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस की जाती है उसको यहाँ पे स्टोर की जाती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सारा का सारा एनर्जी प्रोड्यूस होके एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, कहाँ, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब बॉडी में जिस जगह पे जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है यहाँ से सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सेल में रेस्पिरेशन यही होता है, और आपको पता है रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी फॉर्मेशन होता है। आपने रेस्पिरेशन का इक्वेशन देखा होगा, क्या होता है रेस्पिरेशन का इक्वेशन, C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना, हमारा बना CO2 प्लस वाटर प्लस एटीपी, बना ना, ये हमारा रेस्पिरेशन है। और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। और यहाँ रेस्पिरेशन होने के बाद जो भी एनर्जी बनी वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो एटीपी इज एक्चुअली व्हाट, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या है, बहुत सारा एनर्जी है जो कि हमारे सेल में स्टोर्ड है। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर एटीपी। और यही हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, और यहीं पे सारा का सारा एनर्जी प्रोड्यूस होके रहता है। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज समथिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट ऑल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीजें प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, कुछ और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। द नेम ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर, द फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक, द सेकंड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ये कुछ मेम्ब्रेन लाइक, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है,
और ये किस चीज में मदद करता है? प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। चलिए डायग्राम देखते हैं किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओह सॉरी, ये तो गोल्गी बॉडी है। ओहो, ये भी नहीं है। चलिए मैं एक काम करती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम आपके लिए बना देती हूँ, ठीक है? देखिए ये है हमारा सेल, दिस इज अ सेल। इसके अंदर ये रहा हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ होता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया भाई आपका? ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो है, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे हैं ना कैसा है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड भी है, ठीक है? और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? SER। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं? ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस का काम किसका है? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं कैसे होते हैं? रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है? देखिए ये आ गया आपका, ये जो ऊपर सिंपल है वो आपका है, पहले मैं ड्रॉ कर लूं, जस्ट अ मिनट। देखिए अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को, तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे कोई भी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है ना? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिसपे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है वो एक्चुअली है क्या? वो कुछ और नहीं है, वो राइबोसोम्स है। व्हाट दे आर राइबोसोम। किस तरीके का राइबोसोम? ATS राइबोसोम, ठीक है ना? ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर वाइज भी आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, ऑल्दो ये जो है क्लास स्पेसिफिकली आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, सबके बारे में डिटेल हम और भी ज्यादा डिटेल हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? चलिए देखिए, जो तीसरा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर वो है गोल्गी बॉडी। जो तीसरा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी, ठीक? किसने डिस्कवर किया था? अ साइंटिस्ट नेम कैमिलियो गोल्गी। किसने? अ साइंटिस्ट नेम कैमिलियो गोल्गी नाम की एक साइंटिस्ट ने गोल्गी बॉडी डिस्कवर किया था, और डिस्कवर करके अपने नाम पे रख लिया कि भाई ये गोल्गी बॉडी है क्योंकि हमने डिस्कवर किया है, मेरी मर्जी है, हम कुछ भी नाम रखेंगे, ठीक है ना? ओके, तो ये जो गोल्गी apparatus है इसका क्या काम है? इसका काम है इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेज और प्रोटीन। ये क्या करता है? जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर उन सारी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना उनके काम के हिसाब से, उसका शॉर्टिंग करना कि ठीक है भाई इसका मॉडिफिकेशन अच्छा हुआ है, इसका अच्छा हुआ है, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, और उसकी पैकेजिंग करना। ये सारा काम किसका है? ये सारा काम गोल्गी apparatus का है, ठीक है? एंड लिपिड्स, सिर्फ प्रोटीन्स का ही नहीं, जो भी लिपिड्स भी सिंथेसाइज होते हैं उनकी भी पैकेजिंग करना, शॉर्टिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, ये सारा काम किसका है? गोल्गी apparatus का है, ठीक है? ओके, इसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन करना कि वो प्रोटीन्स या वो लिपिड्स उनकी जरूरत किधर है हमारे बॉडी में, उसको वहां तक पहुंचाने का काम भी किसका है? गोल्गी apparatus का ही है, गोल्गी बॉडी का ही है, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। गोल्गी apparatus का शायद मैंने डायग्राम लगाया है, हाँ देखिए ये रहा आपका गोल्गी apparatus।
यहाँ आप देख रहे हैं ये गोल्गी apparatus का 2D डायग्राम है और ये गोल्गी apparatus का 3D डायग्राम है, ठीक है ना। डिटेल समझेंगे जब इसकी डिटेल की बात आएगी। तो अभी हम चलते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के ऊपर, विच इज लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम जो है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर डबल नहीं बल्कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है भाई, इट्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। रुकिए पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका लाइसोसोम। क्या है ये, दिस इज लाइसोसोम, ठीक है। और लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम किस चीज में मदद करते हैं, ये एंजाइम मदद करते हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे कि हमारे लाइसोसोम में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये किस चीज में मदद करते हैं, ये मदद करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के ब्रेकडाउन में या सेल के अंदर जो डिब्रीज, जो कूड़ा कबाड़ा भर जाता है, जो वेस्टफुल मटेरियल हमारे सेल के अंदर रह जाते हैं, उन सबको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, उन सबको ब्रेक डाउन करने का काम हमारा लाइसोसोम करता है, ठीक है ना। ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को इतनी? चलिए, आई थिंक इतनी बात समझ आ रही होगी। तो लाइसोसोम को हम एक और नाम से जानते हैं, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज suicidal बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, suicidal बैग ऑफ द सेल। अब उसको suicidal बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, रीजन है भाई। क्या रीजन है, रीजन ये है कि लाइसोसोम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, अगर वो कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाए, किसी तरीके से अगर लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाए, रप्चर हो जाए, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होगा, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और जैसे ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो भी आपके सेल है वो क्या हो जाएगा, उस डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में आने की वजह से सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट डाइजेस्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। तो सेल की डेथ क्यों हुई, सेल के अपनी वजह से। जब अपनी वजह से डेथ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम खुद अपनी जान ले ले तो उसको बोलते हैं सुसाइड करना। ऑल्दो करना नहीं चाहिए, बहुत ही गंदी बात है, दुनिया में सबसे खराब बात है सुसाइड करना, बट कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सेल भी कभी कभी बोलता है कि भाई मेरा कोई काम नहीं है दुनिया में, अब मुझे क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए, तो वो सुसाइड कर लेता है। कैसे करता है, अपने ही लाइसोसोम के एंजाइम्स को अपने अंदर रिलीज करके अपने आप को मार डालता है। इसीलिए हम सेल लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। अब ये जो सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, या कुछ बैक्टीरियाज में भी पाया जाता है, कुछ एल्गीज में भी पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है भाई, तो हमारे अंदर तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में या फोटोसिंथेटिक सेल में, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, द ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट्स हरे दिखते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये रिस्पेक्टफुल होता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। बात हो गई हमारी यूकैरियोटिक सेल की पूरी, ठीक है ना। ओके गाइस, अंडरस्टूड। कुछ नोट है, देख लीजिए क्या बातें हैं नोट में। नोट में कुछ बातें हैं कि यूकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कंपार्टमेंटलाइजेशन व्हिच अलाउ। तो यूकैरियोटिक सेल को हम कैसे पहचानते हैं, तो उनको कैरेक्टराइज करने के लिए हमें पहली चीज देखनी होगी कि उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं या नहीं, ठीक है। अगर हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ओके। विच अलाउ फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और ये जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट नहीं है,
उन सबका कुछ स्पेशल फंक्शन है, वो अलाउ करता है उनको कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल वो ज्यादा बेटर हो पाते हैं, ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हैं और इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, बस इतनी ही बातें हैं इसके बारे में, हमारे यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। अब देखिए, हमने चीजें बहुत सारी पढ़ी लेकिन बहुत ही ब्रीफ में पढ़ी, कम कर करके पढ़ी। अब ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे और धीरे 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 और सेल के अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब पढ़ेंगे। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक विच इज सेल मेम्ब्रेन। आई थिंक गाइस कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।